हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और जहां से जितने भी क्वेश्चन मिला सकता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक, वो आपके सामने प्रस्तुत है, पेश है। अब आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना है, समझना है और पूरी उम्मीद है ध्यान से वीडियो एक बार अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से तैयार नहीं भी है तो आपका इतना काम हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको बस क्या काम करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, आंसर्स के लिए मुझे फोर्स मत करो, क्योंकि भाई कोई भी टाइपिस्ट मेरे पास नहीं है। मैं जैसे तैसे करके चीजों को लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी लाचारियां मजबूरियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं गाना चाहता। मैं केवल आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो हम लोग एक दूसरे को समझें, हेल्प करें और आप अपने चीजों फोकस रखिए। आप कम से कम पढ़ रहे हैं तो उस चीज का आपको आंसर भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप फुल मोड स्पीड पे वीडियो लगा के देख सकते हैं। मेरी वीडियो 10 से 12 मिनट में आप लोग आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर आप कुछ भी नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देख लेंगे तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, ढंग से वीडियो देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज ये हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपको सीधे सीधे करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में आता है। आपको पता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें एक अनुसूची है 7। और अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। क्या है, शक्तियों का विभाजन है ना, शक्तियों का विभाजन है कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी, राज्य के पास क्या शक्तियां होंगी और कौन कौन सी ऐसी शक्तियां होंगी जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का हक होगा। तो शक्तियां होने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनको बांट दिया गया है। तो इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूची आती है। संघ सूची आती है, जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ऐसे विषय में होते हैं। दूसरी है आपकी राज्य सूची, ऐसे विषय राज्य सूची में होते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया से हमने इसको लिया है। तो इस वाली सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ये भूमि सुधार है, ये जो विषय है, ये कौन सी सूची से संबंधित है। तो ये राज्य सूची से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो, पहले क्या था कि लगान या कर या मालगुजारी, ये आप कह सकते हैं एक तरह से, इनको वसूलने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने भारत में लागू की। उसमें से एक व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी सबसे पहले 1792 में, कब, 1792 में तमिलनाडु में, 1792 में तमिलनाडु में एक जिला है, या आप कह सकते हैं, जिला तो नहीं कह सकते, स्थान कह सकते हैं अपना, 12 महल जगह थी। 12 महल में लागू की थी अलेक्जेंडर नाम के आदमी ने। कहा किसने, अलेक्जेंडर नाम के आदमी ने। बट उसके बाद अगर पूरे के पूरे आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में, है ना, पूरे के पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू करने का श्रेय जाता है तो वो बंदा है आपका टॉमस मुनरो। 1820 पूरे के पूरे तमिलनाडु में मद्रास रेजिडेंसी में इसने इसको लागू किया। 1792 अलेक्जेंडर 12 महल में सबसे पहले लॉन्च हुई थी। उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो ने पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया। ठीक है, पूरे कर्नाटक के क्षेत्र में इसको लागू किया। तो ये चीज आपको याद इसमें रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राज्य मंडल विघटित कर दिया था। तो एक राज्य मंडल होता था, ठीक है, ये 1995 में एक राज्य ने विघटित कर दिया था, हटा दिया था। राजस्व मंडल, सॉरी, राजस्व मंडल जो होता था इसको विघटित कर दिया था। तो ये था आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 1995 में ये राजस्व मंडल हटा दिया था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। अभी हमने देखा कि भूमि सुधार किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार शक्ति किसके पास है, आपकी राज्य सरकार के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि की पैमाइश का कार्य निम्न में से कौन सा विभाग करता है। तो भूमि की जो माप होती है, पैमाइश होती है, कौन करता है, राजस्व विभाग करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में देखो, अभी आपके पास ये आ जाएगा कि मापन प्रणाली आपके पास आ जाएंगी, आपके पास मात्रक आ जाएंगे कि भाई इसमें नापो, बीघा में नापो, विश्वांसी में नापो, कंचवासी में नापो। पर मापन के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, या किस उपकरण का, या किस प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना, जरीब का प्रयोग होता है। किसका, जरीब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है।
तो गांवों में भू राजस्व वसूली के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं अमीन, है ना, अमीन। तो ये क्या करता है, गांव गांव जा करके जो भू राजस्व होता है, जो लगान होता है, उसकी वसूली करता है और फिर ला के 20-21 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रत्येक जिले में ये चालान के माध्यम से इसको जमा कर देता है। अगला प्रश्न है उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, एसडीएम आप कह सकते हैं, उपखंड अधिकारी, इसका क्या कार्य होता है? तो जो एसडीएम होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होता है, दंडनायक भी होता है वो, है ना, क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी बोलते हैं, है ना, ये भी होता है। और एसडीएम का जो कार्य होता है वो राजस्व का भी होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो तहसीलदार क्या काम करता है ना, कि जो भू राजस्व होता है उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संचालित करना है, कार्य करता है ना। भू राजस्व प्रशासन जो है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है तहसीलदार। अगला प्रश्न है हमारा राजस्व प्रशासन का निम्नतम सबसे छोटा पद कौन सा है? तो देखो क्या होता है, सबसे नीचे होता है आपका लेखपाल, ठीक है, सबसे नीचे होता है आपका लेखपाल। उसके बाद होता है आपका राजस्व निरीक्षक, जिसको क्या कह देते हैं, कानून को कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार होता है। उसके बाद होता है आपका तहसीलदार, तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है। उसके बाद आपका एसडीएम होता है और उसके बाद आपके डीएम साहब होते हैं, है ना। ये डिप्टी कलेक्टर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। हालांकि डीएम और एसडीएम पद का नाम है, व्यक्ति एक ही है, बट तहसीलदार के ऊपर होता है डिप्टी कलेक्टर जो एसडीएम होता है, और उसके बाद कलेक्टर होता है जो डीएम होता है। तो सबसे छोटा जो पद होता है वो लेखपाल का होता है, ये आपको समझना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसको माना जाता है? जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो किसको माना जाता है? तो जो आपका जिला कलेक्टर होता है, ठीक है ना, जिला कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, इसको क्या माना जाता है? आपके भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। ये अगला, राज्य और जिले के बीच में, है ना, समन्वयक का कार्य कौन करता है? उनका सामंजस्य बनाना जिले और राज्य के बीच में, ये कौन काम करता है? तो जिलाधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिलाधीश होता है, वही ये सब काम करता है। अगला है कलेक्टर के पद का सृजन, जो कलेक्टर का पद है इसका सृजन का श्रेय किसने किसको जाता है? किस व्यक्ति ने ये कलेक्टर का पद बनाया था? तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कलेक्टर का पद बनाया था। ये अगला प्रश्न है हमारा भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा? तो भूमि सुधार का जो कार्यक्रम है वो सबसे ज्यादा सफल कहां पे रहा? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज्यादा सफल रहा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1954, 1954 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा भूदान आंदोलन 1951, विनोबा भावे, ये आपको याद रखना है, विनोबा भावे, ये है भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? पहला है यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। यह एक सरकारी आंदोलन था, बिल्कुल नहीं है। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ये वाला सरकारी आंदोलन वाला, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन, निम्नलिखित कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? है ना, कौन सा संविधान संशोधन था? तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951, उसी के द्वारा भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले जो आपका भूमि सुधार इंडिया में किया गया था वो किया गया था 1950 से चालू कर दिया गया था आपका जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी, है ना, जमींदारी में मतलब बहुत दिक्कत थी। एक व्यक्ति जमीन का मालिक होता था, वही पट्टे पर जमीन देता था और लोगों से कर वसूलता था। स्थायी बंदोबस्त से परंपरा चली थी, ठीक है ना। आपका स्थायी बंदोबस्त जो है उससे ये पूरी की पूरी परंपरा आपकी चल के आई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में चालू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था आपका जमींदारी उन्मूलन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मैंने अभी बताया 1950, 1950 में ये चीज लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, आपको पहली बात तो याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछ सकता है कि भाई आपका जो स्थायी बंदोबस्त है ये कब चालू हुआ था
और इसको किसने चालू किया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, स्थायी बंदोबस्त, है ना? इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1793 में चलाया था, और किसने चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस था उसने चलाया था ये। तो 1793 में जो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये लागू आपका किया गया था। कहां पर लागू कहां पर नहीं किया गया था? तो ये आपके बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, हर जगह था, पर ये अवध में लागू नहीं किया गया था। आपको ये चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आए कि कहां लागू हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पर ये अवध में लागू नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, अधिया और बटाई, है ना? अधिया और बटाई, है ना? बोलते हैं ना कि बटाई पर दे रखी है जमीन, अधिया पर दे रखी है जमीन, है ना? इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या अभिप्राय है? तो बटाई क्या होता है? बटाई मतलब बटना, अधिया मतलब आधा, है ना? कुछ ना कुछ मतलब साझेदारी, पार्टनरशिप। तो जो आपकी फसल है, क्रॉप है, उसकी पार्टनरशिप से रिलेटेड ये पूरा के पूरे दोनों वर्ड बेस्ड है। अगला प्रश्न है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? इनमें से कौन सा? तो भूमि सुधार में क्या था कि भाई पहले जमींदारी बंदोबस्त था, जमींदारों के पास पूरी की पूरी भूमि होती थी। तो इसका जो ये है भूमि स्वामित्व प्रदान करना, यानी कि जो किसान खेत में काम कर रहे थे तो उनको मालिकाना हक मिले, ये बिल्कुल सही है। काश्तकारों की सुरक्षा हो, आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, बिल्कुल सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, सभी उद्देश्य शामिल किए गए हैं इसके इसलिए सभी उद्देश्य। अगला है, इसमें है कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी, है ना? कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था, है ना? तो महालवाड़ी व्यवस्था को लाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था। कौन लेके आया था? हॉल्ट मैकेंजी इसको लेके आया था। उसके बाद इसका आप क्रोनोलॉजी समझो, कालक्रम समझो। 1819 में ये भाई साहब लेके आए, 1822 में इसको कानूनी रूप दिया गया, एक्ट वगैरह बनाए गए, और उसके बाद अगर कहा जाए कि पूरे भारत में इसको लागू करने का, कि भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? मार्टिन बर्ड को जाता है। किसको? मार्टिन बर्ड को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसको भूस्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब भारत में महालवाड़ी व्यवस्था चालू हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर नॉर्मली पूछे प्रस्ताव कब आया था, तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था। कानूनी रूप कब दिया गया था? तो 1822 में। और अगर पूछा जाए कि भारत में या भारत के अधिकतर क्षेत्रफल में ये कब लागू की गई, तो सीधे आपको याद रखना है 1833 में मार्टिन बर्ड ने पूरे के पूरे इंडिया में लागू किया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की प्रथा कब स्थापित की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त जो चालू हुआ था, मैंने अभी आपको बताया कि आपका बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था कब? 1793 में। कब लागू किया था? 1793 में। अभी याद हो जाएगा सब कुछ, आपको मजा आ जाएगा, और पसंद आए तो बताना जरूर, और सब्सक्राइब वगैरह भी करना। जमींदारों के द्वारा लगान वसूल करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रथा किसने स्थापित की थी? तो अभी बताया मैंने आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन 1951, गोली की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, संत विनोबा भावे। सबसे पहले कहां लागू हुआ था? तेलंगाना में लागू हुआ था। ठीक है। अगला है, भूदान आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ? तो 1951, आपको याद रखना है। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना? रैयतवाड़ी जो आपकी व्यवस्था है, ये आपकी कहां पर, ये कहां पर नहीं है, ये किसने लागू की है ना? ये किसने लागू की? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। ये व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति था, मैंने अभी बताया आपको, है ना? मालवाड़ी का देख लिया आपने, उसका देख लिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला था थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो ये बंबई में, मद्रास में, असम में, इन तीनों जगह लागू हुई थी, उपरोक्त सभी, है ना? आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भू अभिलेखों का नवीकरण, यानी कि जो जमीन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करना, उनका नवीनीकरण करना, योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी? तो भू अभिलेखों का जो आपका क्या करना था, नवीनीकरण करना था, इसमें क्या क्या कमियां थी? तो आधारित संरचना की कमी थी, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं थी। जो
प्रशासन था, उसमें पारदर्शिता का अभाव था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि लोग पैसा-वैसा देके बहुत ज़मीनों का काम करवाते हैं। आज भी लेखपाल जो होते हैं, वो पैसा लेकर चकबंदी वगैरह के लेखपाल भी होते हैं, तो बड़ा घपला करते हैं। जो गोचर भूमि होती है, उसमें से काट-काट के लोगों को दे देते हैं, डोल इधर-उधर कर देते हैं पैसे के चक्कर में। प्रशासनिक दक्षता का अभाव, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, जितना उसको होना चाहिए था। तो उपरोक्त सभी इस योजना के फेल होने के या उतनी अच्छी प्रगति करने के कारणों में सभी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? देखो सुनो, 1951 में भूदान आंदोलन चालू हुआ और 1957 में ग्राम दान आंदोलन चालू हुआ। ठीक है, और ग्राम दान आंदोलन में क्या किया गया कि भाई जो आपके पास भूमि है, काश्तकारों के पास भूमि पड़ी है और वो जो मतलब समाज को मिलनी चाहिए, आप उसको दान करो, ग्राम दान आंदोलन है ना। तो इस संबंध में ये था पूरा का पूरा। तो ये कहाँ पर ये लागू किया गया था आपका ग्राम दान आंदोलन? तो इसके बारे में महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। तो सीधे आपको याद रखना है क्या है इसका, तेलंगाना है। ठीक है, भूदान ग्रामदान आप तेलंगाना से कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको भूदान आंध्रा में भी मिल सकता है, बट आपको तेलंगाना पर ही ज्यादा जोर देना है। अगर तेलंगाना नहीं है तो आप आंध्रा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत में किस वर्ष रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी? भारत में किस वर्ष रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी? तो इसमें क्या है आपका 1792, 1777, 1791, 1795। अभी अभी मैंने आपको इस चीज का आंसर दिया है, तो ये क्या है आपका 1792। 1792 में आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ चालू की गई थी? अलेक्जेंडर ने चलाई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के 12 महल स्थान पर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने वर्षों के लिए किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो कितने वर्षों तक जारी रहा है, चलता रहा? तो आपको 30 ईयर्स उसको याद रखना है, 30 वर्ष याद रखना है। अगला प्रश्न है सरकार भूमि कर कैसे निर्धारित करती है? तो जो भूमि का कर होता है, मालगुजारी होती है, जो लगान होता है, भू राजस्व होता है, उसको निर्धारित करने का एक ही पैमाना है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कैसी है, कि कितना उपजाऊपन है। इस आधार पर भूमि की लगान को तय किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष ये पारित किया गया था? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 1920 में ये लागू किया था, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष चालू की गई थी? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना है ना, इस नाम से एक नवीन योजना है। योजना का नाम यहाँ पर है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये सन 2008 में आपका लागू किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी? आगरा, अवध या दोनों हैं? ठीक है, आगरा में, अवध में या दोनों में? तो दोनों जगह ये लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा महाल। महाल, तो महाल का अर्थ क्या होता है? गांव होता है। देखो मालवाड़ी व्यवस्था में क्या रहता है कि जो गांव होता है ना पूरा, और गांव के पास जितनी जमीन होती है वो जमीन किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं। जमींदारी में तो क्या होता था कि जमींदारी में पूरी की पूरी गांव का जो जमीन का मालिकाना हक होता था वो जमींदार के पास होता था। ठीक है, महालवाड़ी में क्या था? महालवाड़ी में किसी एक व्यक्ति के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, पूरे गांव की संयुक्त संपत्ति होता था, है ना। पूरी गांव की संयुक्त संपत्ति होती थी, सारी गांव की जमीन। और इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो माल गुजारी है या जो टैक्स है उसको वसूलने का काम लंबरदार करते थे। कौन करते थे? लंबरदार या नंबरदार कह सकते हैं आप इसको। जो गांव का मुखिया होता था उसी के लिए पद था नंबरदार या लंबरदार, ये लोग करते थे। ये अगला प्रश्न है आपका महालवाड़ी व्यवस्था में माल गुजारी किसके द्वारा वसूल की जाती थी? तो मैंने अभी बताया लंबरदार, जो गांव का मुखिया होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधा के रूप में सिद्ध हुआ या बाधक सिद्ध हुआ? तो चकबंदी कानूनों का होना, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा कानून इस चकबंदी से संबंधित होना। चकबंदी क्यों फेल हुई, या मतलब वो उतने बड़े स्तर पर काम क्यों नहीं कर पाई? तो उसका कारण क्या था कि भाई चकबंदी कानूनों का होना तो एक बड़ा रीजन था। लोग वो होते थे, है ना, ऐच्छिक चकबंदी चालू की गई, है ना। ऐच्छिक चकबंदी के भाई मर्जी है, करनी करा लो, नहीं करानी नहीं करो। जो किसान थे, ये दोनों पॉइंट सही है, जो किसान थे वो पैतृक भूमि के प्रति उनका मोह था कि भाई हमारे दादा परदादा
यही जमीन यूज करते आए हैं, भाई अपनी जमीन हम छोड़ेंगे नहीं, हमको एक जगह नहीं करानी, हम इसको ही करेंगे, ठीक है, चाहे हमारी 10 जगह पड़ी रहे। तो ये उपरोक्त कारक सभी थे जो बाधक सिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, यदि कोई कृषक यानी किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह किसकी संयुक्त संपत्ति मानी जाती थी? तो यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह गांव की, पूरे गांव की एक संयुक्त संपत्ति के रूप में उसको माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1765 में कंपनी ने मुगल शासक से किन राज्यों में भूमि कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया? तो 1765 में मुगल शासकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 1793 में इन लोगों ने क्या लाए, 1793 में आपका ये लोग स्थायी बंदोबस्त लेके आए, और स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू कहाँ किया? वो उड़ीसा, बंगाल और बिहार में ही लागू इन लोगों ने किया, ठीक है। तो ये इन तीनों का आपको मिल गया, ठीक है, तो वहीं इन्होंने लागू कर दिया, तो ये सभी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? तो चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, ये बिल्कुल मतलब इसमें आपका सही हो जाएगा कि भाई मतलब उतनी जानकारी नहीं थी लोगों लोगों को, अधिकारियों को चकबंदी की, और टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। अधिकारी वर्ग का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, यानी कि वो सही तरीके से काम नहीं करते थे, पक्षपात की तरह से काम करते थे, ये प्रॉब्लम थी। चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना, ये भी पॉइंट एकदम सही है ना। और चकबंदी से भूस्वामियों कृषक में संतुष्टि होना, ये बिल्कुल गलत है, कोई भी चकबंदी संतुष्ट नहीं होता, है ना, बड़ी मुश्किल से चीजें करवानी पड़ती हैं, करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त करके भूमि का स्वामित्व किसको दे दिया था? तो मैंने भाई बताया कि स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, और इस भूमि का जो स्वामित्व होता था वो जमींदारों के पास होता था इस के दौरान, ठीक है। उसके बाद 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून आया, तभी चीजें हटी। अगला है, जमींदारी बंदोबस्त किसके अंतर्गत दी जाती थी, है ना, किसके अंतर्गत ये होता था? तो अभी मैंने बताया आपको, स्थायी बंदोबस्त 1793, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में भारत में भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? देखो मैंने पहले ही बताया, भूदान पूछे या ग्रामदान पूछे, भूदान 1951, ग्रामदान 1957, ये दोनों ही तेलंगाना से चालू हुए थे, ठीक है। बट तेलंगाना तो अभी 2014 में बना है, तो पहले क्या था? कर्नाटका था, पहले सॉरी पहले आंध्रा था। तो या तो आंध्रा मिलेगा या आपको मिलेगा तेलंगाना, तो तेलंगाना मिले तो तेलंगाना मिले, पर यहाँ पे आप देखो तेलंगाना है नहीं, कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्रा, तो आंध्रा ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? तो स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी वो अप्रैल 2020 द्वारा चालू की गई थी कि भाई लोगों को उनके प्रमाण पत्र दो, स्वामित्व प्रमाण पत्र दो, मालिकाना हक दो, ये सब चीज योजना सरकार के द्वारा 2020 अप्रैल में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, राज्य सूची से। अगला प्रश्न है, सीमांत जोत किसे कहते हैं? सीमांत जोत होता है मतलब कि बस नाम चलेगा किसान है, तो सीमांत जोत क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होती है ना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि अगर है तो सीमांत जोत और सीमांत किसान उस पर डिसाइड होते हैं, ठीक है। बड़ी जोतें मतलब जो बड़ी जोतें मानी जाती हैं, तो बड़ी जोतें मानी जाती है 10 हेक्टेयर या उससे ऊपर वाली। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार से क्या आशय है? तो भूमि सुधार से आशय क्या है कि भूमि संबंधों का नियोजन किया जाए, मतलब प्लानिंग वगैरह करी जाए उसकी, जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण हो, कि जो भूमि है, जमीन है, उनके स्वामित्व का पुनर्वितरण हो, ढंग से चीजों को किया जाए, जोतों का पुनर्गठन किया जाए, और ये तीनों ही चीजें सही हैं तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण, 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया? देखो अभी तक जो आपके भूमि से संबंधित अभिलेख हैं, अधिकतर राज्यों ने 80 से 90% या 75 से 80% ही इस काम को पूरा किया है, बट एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटका, कर्नाटका ने 100% इसको कंप्यूटरीकृत कर दिया है, उसका कंप्यूटरीकरण कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के उद्देश्यों में पहला पढ़ते हैं, भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, ये तो सिंपल ही है, दिख रहा है। आधुनिकीकरण होगा, अब वो उनका कंप्यूटरीकरण होगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो क्या होगा कि जो भूमि के संपत्ति के विवाद है वो नहीं होंगे,
ठीक है, और भूमि अभिलेख पारदर्शी हो जाएंगे क्योंकि सबके सामने हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी ही इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि अभिलेखों के रिकॉर्डों, रखरखाव तथा ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के सामंजस्य पूर्ण संचालन हेतु किस पंचवर्षीय योजना में भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना शुरू किया गया था? तो आपको सीधे याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भूमि अभिलेखों के संबंधित में काम हुआ था। आपको सीधे याद रखना है, वह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये काम आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय किस सूची में है? तो बता दिया मैंने आपको, राज्य सूची में। फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि ये भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? यानी कि भारत में यदि 100% भूमि है कृषि वाली, है ना, खेती वाली भूमि है, तो इस 100% में से कितनी परसेंट भूमि पर चकबंदी व्यवस्था लागू है, मतलब उतनी भूमि का चकबंदीकरण हो चुका है। तो आपको याद रखना है 49% भूमि का चकबंदीकरण अभी तक किया जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो बंगाल भी है आपका, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, इन तीनों ही राज्यों की या स्थानों की जो क्षेत्र थे, प्रांतों की जमींदारी प्राप्त कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इन तीनों जगह लागू कर दिया, पर अवध में नहीं हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू हुई थी? तो ये जमींदारी व्यवस्था थी जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, ये इंडिया के 19% भाग पर लागू थी। आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? तो मैंने अभी बताया 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था, 1822 में इसको कानूनी रूप दिया गया और 1833 में इसको संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन बर्ड। कौन था? मार्टिन बर्ड, मार्टिन नामक पक्षी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में चालू हुई थी और कौन लेके आया था? अलेक्जेंडर लेके आया था। बट अगर बात की जाए कि पूरे के पूरे कर्नाटक और अब मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको इसको कौन लेके आया था? तो टॉमस मुनरो लेके आया था, टॉमस मुनरो। बट अगर बात की जाए 1792 में जब ये बारामहल में लागू हुई थी, तब ये कितने सालों के लिए लागू हुई थी? तो 10 सालों के लिए इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत जोत श्रेणी में कितनी भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है? तो सीमांत जोत जो होती है उसमें 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, ध्यान रखना। अगला है, भूमि सुधार से आशय है, वो क्वेश्चन जस्ट रिपीट हुआ है। भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण और जोतों का पुनर्गठन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो भूमि सुधार के उद्देश्य क्या होते हैं कि भाई भूमि सुधार किया जाए, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दी जाए, भूमिहीनों को जमीन दी जाए, स्वामित्व प्रदान किया जाए। उससे क्या होगा? जो आर्थिक असमानता है वो दूर हो जाएगी, काश्तकार की सुरक्षा बढ़ जाएगी, जो काश्तकार है, भूमि स्वामित्व प्रदान करना, ये सभी ही भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? है ना, निम्न में से कौन नहीं थे? तो जो आपका पट्टेदारी व्यवस्था होती है ना, पट्टेदारी जो व्यवस्था होती है उसमें आपके स्थायी काश्तकार भी होते थे, इच्छाहीन काश्तकार भी होते थे और आपके उप काश्तकार भी होते थे, है ना। जबकि सामान्य काश्तकार उसमें आपके नहीं होते थे, सामान्य काश्तकार उसमें नहीं होते थे। 3 ही प्रकार हैं, स्थायी, इच्छाहीन और उप काश्तकार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो प्रथा भी थी, मांग भी थी और संभरण भी था। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा, ये सभी इसके कारण है, इन आधारों पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में कितनी भूमि निर्धारित की गई थी? है ना, एक फसल वाली सिंचित भूमि के रूप में 1972 की जो नीति आई थी उसमें कितनी भूमि निर्धारित की गई थी? तो आपको याद रखना है 27 एकड़ आपको याद रखना है। देखो 1972 में एक नीति आई थी और उस नीति में जो इकाई माना गया वो परिवार को ना मान के, परिवार को पूरी इकाई ना मान के क्या माना गया? व्यक्ति को इकाई माना गया। और उसमें यह कहा गया कि भाई जो एक फसल वाली सिंचित है, एक फसल वाली सिंचित भूमि है, उसके लिए जो भूमि का निर्धारण है कि कितनी भूमि धारण कर सकता है प्रति व्यक्ति, तो 27 एकड़ है।
है ना? और जो शुष्क क्षेत्र वाली है, मतलब जहाँ सूखा वगैरह है, शुष्क क्षेत्र वाली है, तो वहाँ पे आपका 54 एकड़ हो जाएगा, 54 एकड़ हो जाएगा। बट इसका आंसर आपका 27 एकड़ आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1951 तेलंगाना। 1957 में ग्रामदान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो तेलंगाना। दोनों के लिए विनोबा भावे ही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? क्या कारण था कि किस वजह से वो लिमिटेड हो गया और वो बहुत अच्छे से चीज़ों नहीं हो पाई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी? तो आंदोलन में नेतृत्व की कमी, ऐसा नहीं था। आंदोलन के का समय पर ना होना, ऐसा भी नहीं था। जुताई योग्य भूमि का वितरण ना होना। देखो क्या हुआ था ग्रामदान आंदोलन में या भूदान आंदोलन में, क्या हुआ था कि भाई जमीन देने संबंध में था मामला, कि भाई जमीन देंगे, कौन देंगे? आपके जो काश्तकार हैं, जिनके पास पड़ी हुई है भूमि, और जो जमींदारों के पास है भूमि, वो सब जो भूमि है आपकी, वो भूमि आपकी देनी थी उस समय, जो काश्तकारों के पास पड़ी हुई थी। जमींदार तो मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूँ। तो अब जो जुताई योग्य भूमि दी गई है ना, वो दान में भी ऐसी भूमि आई जो विवाद की थी, झगड़े फसाद की थी। तो वो भूमि आई तो उसको मतलब यूज ही नहीं किया गया, ना वो कर पाए और ना ही फिर उसका वितरण हो पाया। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सीमित हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, भू अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया गया था? मैंने बता दिया, सीधे मैंने आपको बताया कि आपको सीधे लगाना है कि भाई किस योजना के तहत आया। तो 7वीं योजना के तहत इसको चालू किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भू अभिलेखों का नवीनीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं कर पाई? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लेना आप। आधारित संरचना की कमी, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, प्रशासनिक दक्षता का अभाव, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी साबित नहीं हुई? क्या कारण रहा कि प्रभावकारी नहीं रही? तो पहले क्या था कि जो काश्तकारी थी वो लिखित या प्रामाणिक रूप से नहीं थी, तो मौखिक काश्तकारी अधिक थी, तो ये भी कारण था। राजनीतिक इच्छा का अभाव भी था, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता भी था। तो उपरोक्त सभी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, भू जोतों की चकबंदी से क्या आशय है? यानी कि चकबंदी होती क्या है? चकबंदी क्या होता है कि अगर कोई खेत है और उस खेत गांव में एक आदमी ए रहता है, उसकी 10 बीघे भूमि यहाँ पड़ी है, 10 बीघे यहाँ पड़ी है, 10 बीघे यहाँ पड़ी है, 10 बीघे यहाँ पड़ी है। तो एक्चुअली में चकबंदी का मतलब होता है चकबंदी, चारों चकों को या जितने भी चक हैं, जितनी भूमि बिखरी हुई पड़ी है, उसको उठा के अगर 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो उठा के 40 की 40 को एक जगह कर देना। गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना, ये चकबंदी का मतलब होता है, सिंपल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी बताया, 1920। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? है ना, स्थायी बंदोबस्त के अधीन था। कितना प्रतिशत भूभाग था? तो 57%। ये आपको क्या याद रखना है? 57% आपको ये याद रखना है ना। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको एक चीज बताया था कि ये जब जिस समय लागू हुई थी, तो तब ये कुल मिला के 19% था, बट स्वतंत्रता के समय ये 57% तक हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्यों में प्रमुख बाधक साबित हुए? तो मैंने अभी बताया, उपरोक्त सभी है, अभी क्वेश्चन हमने किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? तो अभी ये वाला क्वेश्चन किया हमने कि चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट थे, ये गलत है, बाकी सब इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष चालू हुआ? तो 2008 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, कुछ ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, बट आपके लिए थोड़ा अच्छा है, आपको सुन सुन के सब चीजें याद हो गई होगी। तो जो ये डिजिटल इंडिया भू अभिलेख था, ये आधुनिकीकरण करना, विवादों को कम करना, पारदर्शी बनाना, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भू अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण कर लिया है? तो कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये नया क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड RORs, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, को कैडस्ट्रल मैप्स क्षेत्र का रिकॉर्ड, स्वामित्व और जमीन के मूल से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? कौन से राज्य ने RORs को कंप्लीट कर लिया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा, महाराष्ट्र, है ना, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना। कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? आपका त्रिपुरा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिनमें
जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है। एक सूची जारी की गई जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण संबंधित। तो उस मतलब पुस्तिका में सर्वोत्तम प्रथाओं का जिक्र किया गया है। तो कौन से राज्य की प्रथाओं का जिक्र नहीं है? तो उसमें तमिलनाडु राज्य की प्रथाओं का जिक्र नहीं। देखो क्वेश्चन आएगा और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, देश के लगभग कितने प्रतिशत गांवों ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? तो 21% गांव के देश के गांवों ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना कब चालू की गई? अभी बताया, अप्रैल 2020 में। और आखिरी हमारा प्रश्न है, स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? तो 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 लाख भूमि मालिकों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। तो देखो कितनी जल्दी हमने 87 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें कुछ रिपीटिव भी थे। तो आप मोटा मोटा मान लो कि हमने 70 क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा लिए और भूमि सुधार आपका पूरा हो गया। तो देखो मजा आया होगा, पढ़ के समझ में आ गई होंगी चीजें, बहुत चीजें याद भी हो गई होंगी आपके। तो इसी अच्छी बात के साथ आप लोग एक बार सब्सक्राइब का बटन को प्यार की थपकी दे दो। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।